Good morning, students. Have a nice day. Welcome back to APS ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपसे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के परिवर्तन पर आपसे चर्चा की थी। तत्पश्चात हमने आपको बीज के परिवर्तन के ऊपर आपको बताया था कि बीज का परिवर्तन कैसे होता है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाले मुख्य परिवर्तन। बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन, या हम ये कह सकते हैं कि बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड से बीज बनने के दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीजांड से बीज बनने के दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटना या हम बोल सकते हैं कि बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन, यह आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बीजांड से बीज बनने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, या फिर हम आपसे ये कहें कि बीजांड से बीज बनने के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसको हम वैसे आपको बीज के परिवर्तन के दौरान इस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसको एक सारणी के माध्यम से, ठीक है, आपको इसे समझाने जा रहे हैं। देखिए, बीजांड का कौन सा भाग है, बीजांड का कौन सा भाग से बीज का किस भाग का निर्माण होता है, बीजांड के कौन से भाग से बीज के किस भाग का निर्माण किया जाता है, बीज के कौन से भाग का निर्माण किया जाता है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये तो हमने आपको सारणी बना दी है, ठीक है, हम इन पे बात करते रहेंगे। इस तरीके से हमने आपको सारणी बना दी है। ठीक है, अब हम आपको बीजांड की संरचना बना करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये बीजांड की संरचना है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से, मैंने कई बार बीजांड की संरचना पे आपसे बात की थी। बीजांड की संरचना का ये वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड का जो बीजांड ग्रंथ वाला भाग होता है, इस बीजांड ग्रंथ वाले भाग से ही बीज का क्या बनता है, बीज ग्रंथ का निर्माण होता है। अर्थात बीजांड का कौन से भाग की बात कर रहे हैं, बीजांड ग्रंथ की। तो बीजांड का जो बीजांड ग्रंथ होता है, उस बीजांड ग्रंथ से बीज ग्रंथ का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज ग्रंथ का निर्माण होता है। तो बीजांड ग्रंथ से, बीजांड के बीजांड ग्रंथ से बीज ग्रंथ का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, ये संरचना जो आपको दिखाई गई है इसे नाभिका कहते हैं। ठीक है, नाभिका कहते हैं ये वाली संरचना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाभिका। देखिए, नाभिका वाला जो भाग होता है, बीजांड की जो नाभिका होती है उससे बीज की नाभिका का क्या होता है, निर्माण। बीजांड की नाभिका जो होती है, ठीक है, तो बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड की नाभिका से किस बीज का कौन से भाग का निर्माण होता है, नाभिका के वाले भाग का क्या होता है, निर्माण होता है। परंतु आपको बता दें, कुछ पादपों के अंदर ध्यान से सुनना है, नाभिका एक बार, ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार। ये वाला भाग कहलाएगा निभाग।
और ये वाला जो भाग कहलाएगा उसे कहा जाता है रेफे। ठीक है, ध्यान से सुनना है, मैं बोल रहा हूं। निभाग, बीजांड द्वार और रेफे। ठीक है, निभाग, बीजांड द्वार और रेफे। जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो बीजांड द्वार, निभाग और रेफे वाला जो भाग होता है, ठीक है, इनमें क्या आ जाती है, इनके ऊतकों में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, परंतु इनके द्वारा बीज के कोई भाग का निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दिया बीजांड द्वार, रेफे और निभाग वाला जो भाग होता है ये क्या काम करते हैं, इनके ऊतकों में परिपक्वता आती है, परंतु ये बीज के किसी भाग का निर्माण नहीं करते। ज्यादातर आवर्त बीजी पादपों में ये क्या हो जाते हैं, निभाग भाग होता है, बीजांड द्वार वाला भाग होता है, या रेफे वाला भाग होता है, या नाभिका वाले भाग होते हैं, ये क्या होते हैं, अपहरासित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में, जिसको बोलते हैं बीजांड काय या न्यूक्लियोलस के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोलस। बीजांड का ये भाग जो कहलाएगा, ये कहलाएगा बीजांड काय। ठीक है, बीजांड काय। देखिए बीजांड काय जो होता है, जब बीजांड से बीज बनता है तो उस दौरान बीजांड काय जो होता है वो या तो अपहरासित हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। बीजांड काय क्या हो जाता है, अपहरासित हो जाता है। ये बीजांड काय क्या करता है, भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपहरासित हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। तो बीजांड काय क्या हो जाता है, अपहरासित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपहरासित हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने के बाद बीजांड काय क्या हो जाता है, अपहरासित हो जाता है। ये बात आपकी समझना। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है वो किसका निर्माण करता है, परिभ्रूण कोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, परिभ्रूण कोष का निर्माण करता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, समटाइम। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज चेंज इनटू द पेरिस्पर्म, पेरिएंडोस्पर्म। बीजांड काय जो होता है वो कभी कभी परिभ्रूण कोष का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, समटाइम लिखा है इसलिए परिभ्रूण कोष। मैंने आपको जब यानी कि बीज का परिवर्तन पढ़ाया था तब मैंने आपको परिभ्रूण कोष भी आपको बताया था। तो कभी कभार बीजांड काय जो होता है वो परिभ्रूण कोष के निर्माण के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। देखिए बीजांड के बाद इनकी बात करते हैं, ये अध्यावरण है। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों में मोस्टली 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। तो अध्यावरण जो होते हैं, आप ध्यान से सुन लिया, अध्यावरण जो होता है वो बीज का, ठीक है, अध्यावरण जो होता है वो बीज आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, बीज आवरण का, यानी कि सीड कोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपसे पूछा जाए कि अध्यावरण से, ठीक है, बीजांड के अध्यावरण से बीज बनने के दौरान बीज के किस भाग का निर्माण होता है, तो बीज के बीजावरण वाले भाग का निर्माण होता है। आपको बता दें अध्यावरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। देखिए ये आपको बता दें, ये बाह्य अध्यावरण है, ये वाला, ठीक है, और ये बाह्य अध्यावरण के द्वारा जब बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तो उस दौरान बाह्य अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है। तो बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है। बाह्य बीज चोल को टेस्टा भी कहा जाता है। मैंने जब आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था कि बाह्य अध्यावरण, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि बाह्य अध्यावरण जो होता है वो बीजांड का सबसे भारी भाग होता है, जो बीजांड की सुरक्षा करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। और आपको बताया था अंडे का निषेचन होने के पश्चात यही बाह्य अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है, टेस्टा का क्या होता है, निर्माण होता है।
बाह्य अध्यावरण के अंदर की ओर ये संरचना जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंत अध्यावरण कहा जाता है। आपको बता दें अंत अध्यावरण जो होता है, अंत अध्यावरण जो होता है वो बीज के किस भाग का निर्माण करता है? अंत बीज चोल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंत बीज चोल का निर्माण करता है, जिसे टैगमैन के नाम से जानता है। तो बाह्य अध्यावरण जो होता है, बीजांड का बाह्य अध्यावरण जो होता है उसमें उसके द्वारा बीज के किस भाग का निर्माण किया जाता है? बाह्य बीज चोल का। बीजांड का अंत अध्यावरण के द्वारा बीज के किस भाग का निर्माण किया जाता है? अंत बीज चोल का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, टैगमैन का निर्माण किया जाता है। मैंने जब अंत चोल आपको पढ़ाया था बीजांड की संरचना में, तब भी मैंने बोला कि अंडे के निषेचन के पश्चात अंत अध्यावरण, ठीक है, के द्वारा बीज के अंत बीज चोल का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपको हमने बताया था, किसका निर्माण होता है? अंत बीज चोल का निर्माण होता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। देखिए भ्रूण कोश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म की, भ्रूण कोश की। देखिए भ्रूण कोश क्या काम करता है? भ्रूण का जब परिवर्धन होता है तो उस परिवर्धन के दौरान उस भ्रूण को पोषण जो प्रदान किया जाता है वो इसी भ्रूण कोश के द्वारा किया जाता है। यानी कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग द एम्ब्रियो। भ्रूण कोश जो होता है वो क्या करता है? भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और पोषण प्रदान करने के पश्चात ये भ्रूण कोश जो होता है वो क्या हो जाता है? अपहरासित हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। इसलिए भ्रूण कोश कैसा हो जाता है? अपहरासित हो जाता है, अपहरासित हो जाता है, ठीक है, डिजनरेट हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। देखिए भ्रूण कोश के बाद हम अगले बात कर रहे हैं। देखिए ये आपकी जो संरचना है जिसको कहा जाता है, ये वाली जो संरचना है इसको कहा जाता है भ्रूण कोश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एम्ब्रियो सैक के नाम से। ये भ्रूण कोश में मैंने आपको बताया निभाग द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और ये अंड कोशिका के पास में 2 पार्श्व स्थिति में क्या पाई जाती है? सहायक कोशिका। ये कहलाती है आपकी सहायक कोशिका। ये दोनों कोशिका कहलाएगी सहायक कोशिका, और ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाएगी? प्रतिमुखी कोशिका। एंटीपोडियल सेल्स या इन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें बीजांड से जब बीज बनता है तो उस दौरान ये सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपहरासित हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दिया है कि सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका को सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल। और दूसरी कौन सी है? प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडियल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो होती हैं। ये बीजांड की 2 कोशिकाएं जो भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है, सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका। परंतु जब बीज का निर्माण होता है तो सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका दोनों ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो बोथ सेल्स इज डिजनरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है। यानी कि दोनों ही क्या हो जाती है? अपहरासित हो जाती है, डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसी हो जाती है? अपहरासित हो जाती है। तो सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अपहरासित हो जाती हैं। देखिए ये अंड कोशिका है भ्रूण कोश के अंदर। तो अब हम अंड कोशिका पे बात कर रहे हैं। अंड कोशिका का जब निषेचन होता है, अंड कोशिका का जब निषेचन हो जाता है तो इस अंड कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपको बता दूं जब बीजांड का जो अंड कोशिका होती है वो बीज के अंदर किसका निर्माण करती है? भ्रूण वाले भाग का क्या करती है? निर्माण करती है। तो भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अंड कोशिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
egg cell form the embryo in seed, बीज के अंदर अंड कोशिका भ्रूण का क्या करती है, निर्माण करती है। और तीसरी अगर लास्ट पॉइंट हम बात करें द्वितीयक केंद्रक, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भ्रूण कोश के अंदर प्रारंभिक अवस्था में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक जब संलयित हो जाते हैं तो द्वितीयक केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में संलयित हो जाता है तो द्वितीयक केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको बता दें द्वितीयक जो केंद्रक होता है, ठीक है, बीजांड के अंदर जब द्वितीयक केंद्रक जो होता है, ये द्वितीयक केंद्रक बीज का कौन से भाग का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है, ठीक है। अब आपको हम बता दें, आपसे पूछा जाए कि बीजांड से बीज बनने के दौरान अंड कोशिका से बीज के कौन से भाग का निर्माण होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि बीजांड से बीज बनने के दौरान द्वितीयक केंद्रक से बीज के कौन से भाग का निर्माण होता है, तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि भ्रूण कोश बीजांड से बीज बनने के दौरान भ्रूण कोश जो होता है वो क्या हो जाता है, अपरासित हो जाता है, ठीक है। बीजांड का बीजांड व्रंत से बीज के किस भाग का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे बीज व्रंत का निर्माण होता है। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं, और उन 1 नंबरों के सवालों में आपसे कोई भी सवाल यहाँ से आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं आपको बता दें। बीजांड के बीजांड व्रंत से बीज की बीज व्रंत का निर्माण होता है। बीजांड के नाभिका से बीज की नाभिका का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांड काय से बीज क्या है, बीज में ये अपरासित हो जाता है, यानी कि बीजांड काय से बीज में कोई भी चीज नहीं बनती है। बीजांड के बाह्य अध्यावरण जो होता है उससे बाह्य बीज छोल बनता है। अंत अध्यावरण से बीज के अंतर अंत बीज छोल का निर्माण होता है। भ्रूण कोश अपरासित हो जाते हैं। सहायक कोशिका यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं भी अपरासित हो जाती है। अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है और द्वितीयक केंद्रक से किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार, ठीक है। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं, आपका आज का टॉपिक है हमारा मेनली बीजों के प्रकार। बीजों के प्रकार, टाइप ऑफ सीड, किस पे बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ सीड पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला हो गया अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, ठीक है, बीज, या इन्हें दूसरा कहा जाता है गैर एल्ब्यूमिनस, गैर एल्ब्यूमिनस बीजों के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहा जाए तो मैं आपको बाद में बात करूंगा, पहले एक बार इनका अर्थ बता रहे हैं हम आपको। दूसरा होता है भ्रूणपोषी बीज, या भ्रूणपोषी बीज न कहें तो इन्हें कहा जाता है एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस बीजों के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको जनरल परिभाषा निकाल के दे रहा हूं, यहां से देखिए। ए का अर्थ होता है नहीं, ए का अर्थ क्या हो गया, नहीं। भ्रूणपोषी का अर्थ होता है भ्रूणपोष, और बीज का अर्थ होता है बीज, अर्थात ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता उन्हें अभ्रूणपोषी कहते हैं।
गैर का अर्थ होता है नहीं, एल्ब्यूमिनस का अर्थ होता है एल्ब्यूमिन, और बीज का अर्थ होता है बीज, अर्थात ऐसे बीज जिनमें एल्ब्यूमिन क्या है, उपस्थित नहीं होता है। Such type of seed in which albumin is absent, that is known as non-albuminous seed. इंग्लिश में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए अभ्रूणपोषी का अर्थ आपको समझा दिया कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष का क्या होता है, अभाव होता है, भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, अभ्रूणपोषी कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड के नाम से जानते हैं। नॉन का अर्थ हो गया एब्सेंट, देखिए एंडोस्पर्मस का अर्थ होता है एंडोस्पर्म, और सीड का अर्थ हो गया सीड। हम बोल सकते हैं सच टाइप ऑफ सीड इन विच एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, दैट इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इज इट राइट? By such type of seed in which endosperm is absent, that is known as endospermous seed. I think you have understood about the definition of non-endospermous seed. Is it clear? देखिए हमने, अगर हम इसकी बात करें गैर एल्ब्यूमिनस, इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन का अर्थ क्या हो गया, एब्सेंट, एल्ब्यूमिनस का अर्थ होता है एल्ब्यूमिन, सीड का अर्थ होता है सीड। परिभाषा क्या निकल के आई, सच टाइप ऑफ सीड इन विच एल्ब्यूमिन इज एब्सेंट, दैट इज नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, देखिए अब हम इसकी डिटेल से बात करते हैं। तो हमने आपको एक जनरल परिभाषा आपको निकाल दी कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष का अभाव होता है या एल्ब्यूमिन का अभाव होता है, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज या उन्हें गैर एल्ब्यूमिनस बीजों के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? ये तो हमने आपको परिभाषा निकाल दी, जनरल परिभाषा, दिस इज द। अब हम आपको इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन? देखिए बीज होता है, बीज में क्या होता है, जब भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। ठीक है भाई, बीज जब बनेगा तो भ्रूण का क्या होगा, परिवर्धन होगा। ठीक है, और भ्रूण परिवर्धन जब होता है तो भ्रूण के द्वारा, ठीक है, जो भ्रूण कोष होगा उस भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको बताते हैं कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन और त्रिशल्यन की क्रिया हो जाती है, तो भ्रूण का परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया होने के पश्चात भ्रूण का परिवर्तन होता है। भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो उस दौरान उसमें जो भ्रूण कोष होता है, उस भ्रूण कोष का पूरी तरीके से जितना भी भ्रूण कोष होता है, उस भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से भ्रूण के द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। इसलिए वहां पर क्या है कि भ्रूण कोष शेष बचता नहीं है। ठीक है, और जब भ्रूण कोष शेष बचता नहीं है तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनमें भ्रूण कोष क्या होता है, उसमें भ्रूण कोष नहीं पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो भ्रूण कोष रहित होते हैं। कैसे होते हैं, भ्रूण कोष रहित होते हैं। जैसे आपको बता दें, मटर का है, मटर का पौधा है, चने का पौधा है, मूंगफली का है, ये सारे बीज, मूंगफली, मटर और चना के जो बीज होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इन सभी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो बीज होता है वो अभ्रूणपोषी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इनमें भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान जितना भी भ्रूण कोष इनके अंदर बनता है, उस संपूर्ण भ्रूण कोष का उपयोग भ्रूण परिवर्तन के द्वारा या भ्रूण के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, अर्थात जब उनमें बीजों का निर्माण होता है तो वहां पे भ्रूण कोष नहीं पाया जाता है, भ्रूण कोष पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इसलिए इसकी हम परिभाषा किस प्रकार से देंगे कि इस प्रकार के बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण रूप से भ्रूण कोष का क्या कर लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के बीजों में भ्रूण का परिवर्धन के दौरान भ्रूण कोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप
बीजों में भ्रूण कोश का अभाव होता है या भ्रूण कोश रहित होता है, इस प्रकार के बीजों को अभ्रूण पोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीजों के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इन बीजों के अंदर जो भोजन होता है वो बीज पत्रों में क्या होता है, संचित होता है। यानी कि अभ्रूण पोषी जो बीज होते हैं उनमें भोजन किसमें संचित होता है, बीज पत्रों में क्या होता है, संचित होता है। अभ्रूण पोषी बीज जो होते हैं उनमें भोजन बीज पत्रों के अंदर क्या होता है, संचित होता है। एक बार फिर मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं कि इस प्रकार के बीजों में भ्रूण का परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बीज भ्रूण कोश रहित होता है। इस प्रकार के बीज को अभ्रूण पोषी बीज कहते हैं। अभ्रूण पोषी बीजों में, ठीक है, भोजन किसमें संचित होता है, बीज पत्रों में संचित होता है। आपको मैंने बता दिया अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, डाइकोटिलीडन जो प्लांट होते हैं या द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं, ठीक है, उन द्विबीजपत्री पादपों में बीज कौन से प्रकार के होते हैं, भ्रूण कोश के आधार पर अभ्रूण कोषीय होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया मटर है, मूंगफली है, ठीक है, चना है, ये सारे कौन से पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप। और द्विबीजपत्री पादपों में जो बीज होते हैं वो कौन से होते हैं, अभ्रूण पोषी प्रकार के। देखिए अब हम बात करते हैं भ्रूण पोषी बीजों के बारे में, ध्यान से सुनिए। भ्रूण पोषी का अर्थ होता है भ्रूण कोश, बीज का अर्थ होता है बीज, अर्थात ऐसे बीज जिनमें भ्रूण कोश क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण कोश उपस्थित होता है या ऐसे बीज जिनमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, उपस्थित होता है, उसे भ्रूण पोषी बीज या एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एंडोस्पर्मस सीड, एंडोस्पर्मस सीड का अर्थ तो आपको मालूम है बीज ही होता है। एंडोस्पर्मस का अर्थ आपको पता है भ्रूण कोश, ठीक है, या एंडोस्पर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंडोस्पर्म। Such type of seed in which endosperm is found या endosperm is present, that is known as endospermous seed। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण कोश क्या है, उपस्थित होता है, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। आपको बता दूं जो बीज होता है, इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनमें भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। तो भ्रूण परिवर्धन के दौरान जो भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश का पूर्ण रूप से उपयोग भ्रूण के द्वारा नहीं किया जाता है। बीज में जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान जो भ्रूण कोश होता है, उस संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग किसके द्वारा नहीं किया जाता है, भ्रूण के द्वारा नहीं किया जाता है। जब भ्रूण संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग नहीं कर पाता है तो कुछ भ्रूण कोश उसमें क्या रह जाता है, शेष बच जाता है, और उसी शेष भ्रूण कोश को क्या कहा जाता है, भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार के बीजों में भ्रूण कोश युक्त होता है। ऐसे बीज जो भ्रूण कोश युक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि इस प्रकार के बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूण कोश क्या है, शेष बच जाता है। ठीक है, शेष बच जाता है, अतः ये बीज भ्रूण कोश युक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए भ्रूण पोषी बीजों के बाद हम अगले बिंदु पर आपसे बात करने जा रहे हैं। बीजों के प्रकार आपको बता दिया है कि बीज जो होते हैं वो भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको बता दिया अभ्रूण कोशी और दूसरा बता दिया भ्रूण कोशी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फलों का विकास। फलों का विकास या फलों का परिवर्धन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स।
डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखिए हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि ये जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय बीजक, और जब अंडाशय परिपक्व हो जाए, ठीक है, तो परिपक्व अंडाशय से ही किसका निर्माण होता है? फलों का निर्माण होता है। ठीक है, परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? सिंपल परिभाषा दें तो परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक हमने आपको 11th क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो परिभाषा बताई वो सिंपल परिभाषा होगी कि परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। मैच्योर ओवरी इज नोन एज ए फ्रूट। ठीक है, या हम कह सकते हैं मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। परंतु कंप्लीट परिभाषा नहीं है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, हम इसकी वापस स्पेसिफिक परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, बीजांड जो होता है, बीजांड में ये अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका का क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात, ठीक है, ये अंडाशय जो होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में चेंज हो जाता है? फल में विकसित हो जाता है या फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। अब कैसे विकसित होता है ये आपको बता रहे हैं। देखिए अंडाशय, ये तो अंडाशय, और ये क्या है? बीजांड। अंडाशय और बीजांड से विभिन्न प्रकार के क्या है? हार्मोन क्या होता है? संश्लेषित होता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन क्या होता है? यहां से संश्लेषित होते हैं, और संश्लेषित होते हैं तो इन हार्मोनों के प्रभाव से, ठीक है, अंडाशय भित्ति जो होती है उससे फल भित्ति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे किसका निर्माण हो जाता है? फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण हो जाता है? फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर मैं दोबारा से बताऊं कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फलों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये तो हमने एक सीधी परिभाषा बोली। तो होता कैसे है? हमने बोला कि ये अंडाशय और ये बीजांड है। अंडाशय और बीजांड में क्या है? वृद्धि हार्मोनों के प्रभाव से, वृद्धि हार्मोनों का जब प्रभाव होता है तो अंडाशय जो भित्ति होती है वो फल भित्ति में क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। अंडाशय जब फल भित्ति, अंडाशय भित्ति जब फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है तो फल भित्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि फल भित्ति को हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। फल भित्ति को किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्प। और फल भित्ति में आपको बता दें, फलों में 3 प्रकार की भित्तियां होती हैं। एक होती है एपिकार्प, जिसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। दूसरी फल भित्ति को बोलते हैं मीजोकार्प, जिसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और तीसरी फल भित्ति को क्या कहा जाता है? एंडोकार्प, जिसे अंत फल भित्ति के नाम से जानते हैं। यानी कि इन फल भित्तियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दिया हमने कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, और किस प्रकार से होता है वो भी हमने आपको बता दिया कि अंडाशय और बीजांड में वृद्धि हार्मोनों के प्रभाव के फलस्वरूप अंडाशय भित्ति फल भित्ति के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार से फलों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि फलों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब हम आपको फलों के कुछ प्रकारों के ऊपर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स पे हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले फलों के प्रकार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तो आपने डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पढ़ लिया, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं फलों के प्रकार। देखिए फल कई प्रकार के हैं जिन पर हम यहाँ पे बात करेंगे। एक होते हैं सत्य फल, ठीक है। दूसरे फलों को कहा जाता है असत्य फल। सत्य फलों को हम वास्तविक फल भी कह सकते हैं। कौन से फल कह सकते हैं? वास्तविक फल कह सकते हैं। असत्य फलों को हम आभासी फल भी कह सकते हैं, या आभासी फल नहीं कहें तो उन्हें कूट फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूट फल भी कहा जाता है। ट्रू फ्रूट, ठीक है, या फॉल्स फ्रूट के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है।
देखो सत्य फल की परिभाषा अब आपको निकाल के दे रहे हैं, देखिए ठीक है। ये आपको एक पुष्प की संरचना हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पुष्प की संरचना है जिसको आप देख रहे हैं। ये एक पुष्प की संरचना है, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपको? पुष्प ग्रंथ कहलाएगा। ये वाली संरचना आपको हम बता चुके हैं, पुष्पासन, थैलेमस। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। इन्हें कहा जाएगा दलपुंज, कैलेक्स, ये कहलाएंगे कोरेला। ये इस तरीके से यहाँ पे संरचना दी गई है, इन्हें कहा जाएगा पुमुंग। और ये क्या कहलाएगा आपका? जायंग कहलाएगा। इज इट क्लियर? देखिए एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। ये दोनों कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग होते हैं। और ये दोनों कौन से अंग होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। कौन कौन से? जायंग और पुमुंग। अब हम बात कर रहे हैं, परिभाषा निकाल रहे हैं सत्य फल, ठीक है, कि सत्य फल किसे कहते हैं। देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण केवल किससे होता है? इस अंडाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऐसे फल जिनका निर्माण या जिनका परिवर्धन किससे होता है? अंडाशय से होता है। या वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हो उन्हें क्या कहा जाता है? सत्य फल, या उन्हें वास्तविक फल कहा जाता है। Such type of fruit which is developed by the ovary that is known as true fruit, ठीक है। ऐसे फल जिनका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होगा उन्हें सत्य फल कहा जाता है, उन्हें वास्तविक फल कहा जाता है। असत्य फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण इस अंडाशय से तो होता नहीं है, अंडाशय से न होकर के या तो किससे होता है? बाह्य दलपुंज से होता है, या फिर किससे होता है? दलपुंज से होता है, या फिर किससे होता है? पुष्पासन से होता है। यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर के, किससे न होकर के? अंडाशय से न होकर के बाह्य दलपुंज से हो, दलपुंज से हो या पुष्पासन से हो, तो इस प्रकार के फलों को असत्य फल, आभासी फल या उसे कूट फल के नाम से जानते हैं। जैसे सेब है, सेब का फल जो होता है वो असत्य फल होता है। नाशपाती का जो फल होता है वो कौन सा फल होता है? असत्य प्रकार का फल होता है। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं परिभाषा। सत्य फल की परिभाषा क्या है? वे फल जिनका विकास, जिनका परिवर्धन अंडाशय से होता है, या वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हो उन्हें सत्य फल या वास्तविक फल कहा जाता है। देखिए असत्य फल वे फल जिनका निर्माण किससे नहीं होता है? अंडाशय से न होकर के किससे होता है? बाह्य दलपुंज से होता है, दलपुंज से होता है, और किससे होता है? पुष्पासन से होता है। उसे असत्य फल, आभासी फल या उन्हें क्या कहा जाता है? कूट फल कहा जाता है। इज इट क्लियर? ओके। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं फलों के और भी कई प्रकार होते हैं जिन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक और भी प्रकार है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए अनिषेक फल, अनिषेक फल या अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, ठीक है। देखिए अनिषेक फल को बोलते हैं पार्थेनो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और अनिषेक फलन का अर्थ होता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। देखिए अनिषेक फल और अनिषेक फलन को आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनिषेक फल क्या है।
देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण, ठीक है, बिना निषेचन के होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं, फलों का निर्माण ज्यादातर निषेचनी क्रिया के द्वारा होता है, परंतु कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण कैसे होता है, बिना निषेचन की क्रिया के होता है। यानी कि बिना निषेचन के फलों का निर्माण हो जाए तो वो कौन सा निषेचन कहलाएगा, अनिषेक फल कहलाएगा। ध्यान से सुनना, अब आगे सुनना। अर्थात ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो, ठीक है, ऐसे फल जिनका निर्माण किसके द्वारा हो, बिना निषेचन के हो। Such type of fruit which is formed without fertilization, that is known as parthenocarpic fruit. Is it right? ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा हो, बिना निषेचन के हो, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। देखो अनिषेक फल की परिभाषा बोल रहा हूं पहले, फिर मैं आपको अनिषेक फलन की बोलूंगा। जरा सा अंतर आप देखो, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। और अनिषेक फलन की परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, ठीक है, इसे अनिषेक फल तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला है, अंगूर है, केला है वो क्या है, बिना निषेचन के होता है, और बिना निषेचन के जो फल बनते हैं उनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। यानी कि अनिषेक जो फल होता है उन बीज के अंदर इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। सीड इज नॉट फॉर्म्ड इन सच टाइप ऑफ फ्रूट, ऐसे फलों के अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। केले में बीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, अंगूर में बीजों का निर्माण नहीं होता है। केला, अंगूर और तीसरा है आपका पपीता, उन पपीता के अंदर भी क्या है, किसका निर्माण नहीं होता है, बीजों का निर्माण। तो ऐसे फल जिनका निर्माण किससे होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण निषेचन बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल तथा इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। क्लियर बात होगी। ये हो गया हमारा अनिषेक फल और अनिषेक फलन। हम एक और अनिषेक फलन बता रहे हैं, प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड, INDUCED, पार्थेनोकार्पी। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये कोई पौधा है, उसका पुष्पिकी क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। ये वर्तिकाग्र आपको मालूम है। इस वर्तिकाग्र पर यदि इस वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए। ऑक्सिन हार्मोन का या फिर कौन से हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए, ठीक है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का अगर छिड़काव कर दिया जाए या किसी बहुत सारे हार्मोन वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र पर जब विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, तो छिड़काव करने पर इनमें क्या है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो बिना निषेचन के यहाँ पे क्या हो जाता है, फलों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि वे पदार्थ जिनकी वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करने पर बिना निषेचन के फलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, उसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन की परिभाषा एक बार फिर बोल रहे हैं कि वे पदार्थ, ठीक है, जिनके पुष्प की वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करने पर बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्रेरित अनिषेक फलन। अर्थात यहाँ पर फलों के निर्माण की क्रिया को जो प्रेरित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फलों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर कुछ हार्मोनों का छिड़काव किया जाता है, और वो हार्मोनों के छिड़काव के द्वारा ही यहाँ पर क्या है, वो निषेचन की क्रिया को रोक देते हैं और फलों का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। वो क्या कहलाता है? प्रेरित अनिषेक फलन। यानी कि वो निषेचन को रोकते हैं, निषेचन की क्रिया को होने नहीं देते हैं ये हार्मोन, और बिना निषेचन के ये फलों के निर्माण की क्रिया को क्या कर देते हैं? प्रेरित कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रेरित अनिषेक फलन। देखिए, इस पाठ का अंतिम टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। वैसे हम आपको फर्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम केवल उस पर जो चर्चा करेंगे वो केवल एक किसके माध्यम से करेंगे? केवल एक आरेख चित्र के माध्यम से उस पर हम आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, देखिए पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण देखिए, हम बात कर रहे थे पीडी एकांतरण के बारे में, और आपको बताया कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर, ठीक है, पीडी एकांतरण दो प्रवस्थाओं में क्या होता है, या आवर्त बीजी पादपों का जो जीवन चक्र होता है वो दो प्रवस्थाओं में बटा होता है। ठीक है, पहली प्रवस्था का नाम है बीजाणुजित प्रवस्था और दूसरी प्रवस्था का नाम होता है युग्मकोद्भिद प्रवस्था। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों का जो जीवन चक्र होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आवर्त बीजी पादपों का जो जीवन चक्र होता है वो जीवन चक्र कितने प्रवस्थाओं में बटा होता है? दो प्रवस्थाओं में बटा होता है। पहली प्रवस्था का नाम मैंने आपको बताया बीजाणुजित प्रवस्था, स्पोरोफाइटिक फेज जो द्विगुणित होती है। दूसरी होती है युग्मकोद्भिद प्रवस्था। युग्मकोद्भिद प्रवस्था भी कैसी होती है? अगुणित अवस्था में होती है। ठीक है, अब जहां पे मैंने आपको 2n लिखा है वो बीजाणुजित प्रवस्था है, जहां पे n लिखा है वो कौन सी अवस्था है? युग्मकोद्भिद अवस्था। देखिए, हम इस प्रवस्था को यहाँ पे एक आरेख चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और आपको बताया आवर्त बीजी पादपों में बीजाणुजित प्रवस्था और युग्मकोद्भिद प्रवस्था एकांतर क्रम में आती है। आवर्त बीजी पादपों में बीजाणुजित प्रवस्था और युग्मकोद्भिद प्रवस्था कैसे आती है? एकांतर क्रम में आती है। उसे क्या कहा जाता है? पीडी एकांतरण कहा जाता है। हमने वहां पर पीडी एकांतरण आपको समझाया था, और उसी को हमने वहां पर एक चार्ट यानी कि एक डायग्रामों के जरिए समझाया। अब हम इसको यहाँ पर एक आरेख चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है? बीज है। बीज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, बीज के अंदर मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है, भ्रूणी अक्ष होती है। ठीक है, बीज पत्र होते हैं। बीज में जब अंकुरण होता है तो अंकुरण होने के बाद नवोदित पादप का निर्माण होता है। नवोदित पादप में कायिक प्रवस्था आती है, अर्थात उनकी कायिक कोशिकाओं में समसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पादपों के आकार और आकृति में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो पादप का निर्माण जब हो जाता है तो यहाँ पर क्या है? कायिक अवस्था आ गई। कौन सी अवस्था आ गई? कायिक अवस्था। आपने देखा कि बीज जो था वो भी द्विगुणित है, पादप कैसा बन गया है? द्विगुणित अवस्था में। परंतु कायिक अवस्था आने के पश्चात जो पादप होगा उसके अंदर पुष्पों के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। और पादप जो होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं? द्विलिंगी पुष्प आते हैं। तो यहाँ पे द्विलिंगी जो पुष्प होता है उसमें एक नरजन्नांग होता है, दूसरा क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। देखिए, मादा जन्नांग के रूप में जायांग होता है, नरजन्नांग के रूप में क्या होता है? पुंकेसर होता है। जायांग भी द्विगुणित होता है, पुंकेसर भी कैसा होता है? द्विगुणित होता है। देखिए, जायांग के अंदर मैंने आपको बताया कि जायांग के अंदर ये जायांग होता है, जायांग के अंदर ये क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड भी कैसा होता है? द्विगुणित होता है। बीजांड में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? MSMC बोला था मैंने, अगर ध्यान से सुना होता, मेगा स्पोर मदर सेल।
इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता था तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और आपको मैंने बताया कि 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सक्रिय गुरु बीजाणु, यानी कि 4 गुरु बीजाणु होते हैं जिनमें 3 गुरु बीजाणु तो निष्क्रिय अवस्था में होता है, एक कैसा होता है, सक्रिय अवस्था में होता है। या कह सकते हैं 3 गुरु बीजाणु अक्रिय होते हैं और 1 गुरु बीजाणु कैसा होता है, सक्रिय होता है। तो इनमें से 4 गुरु बीजाणु में से क्या होता है कि 3 जो गुरु बीजाणु अक्रिय होते हैं वो सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने पर किसका निर्माण हो जाता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। मादा युग्मकोद्भिद कैसा है, अगुणित अवस्था में। तो आपने देखा कि यहाँ पे बीजांड जो होता है वो द्विगुणित होता है। बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती है। परंतु गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है, अगुणित होता है। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर आपको मेनली आपको जनिक संरचनाओं की बात करें तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं होते हैं, एक अंड कोशिका और दूसरा कौन सा होता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया अंड कोशिका। इसी तरीके से पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर द्विगुणित होता है। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, ये पुंकेसर होता है, ये कंप्लीट संरचना पुंकेसर कहलाएगी। इसको पुतंतु कहा जाएगा, इसे योजी ऊतक कहा जाएगा, इसे परागकोश कहा जाएगा। आपको बताया था योजी ऊतक और पुतंतु दोनों जनन अक्षम संरचनाएं होते हैं, नॉन फर्टाइल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये परागकोश होता है। परागकोश भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि द्विपालित संरचना होती है आवृतबीजी पादपों में, और द्विपालित में प्रत्येक पालिक के अंदर 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ को हम क्या बोल सकते हैं, लघु बीजाणुधानी कह सकते हैं। और आपको बोला कि आवर्तबीजी पादपों में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। 2 लघु बीजाणुधानियों के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जब अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो ये लघु बीजाणु कैसे होता है, अगुणित होते हैं। और ये लघु बीजाणु या परागकण जब अंकुरित होते हैं तो किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जब लघु बीजाणु या परागकण क्या हो जाते हैं, परागण की क्रिया हो जाती है और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात ये लघु बीजाणु या परागकण अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरित होने के पश्चात क्या होता है, इन्हें क्या कहा जाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद के अंदर 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये प्रथम नर युग्मक है, ये द्वितीय नर युग्मक। अब देखिए ये प्रथम नर युग्मक जो होगा वो किससे संयोग करेगा, अंड कोशिका से संयोग करता है। प्रथम नर युग्मक जब अंड कोशिका से संयोग करता है तो इसे प्रथम निषेचन, सप्त निषेचन या युग्मक संलयन या इसे सिनगैमी के नाम से जानता है। क्या नाम से जानता है, सिनगैमी के नाम से जानता है। और आपको बता दें अंड कोशिका और नर युग्मक का जब संलयन हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ये यहाँ तक कैसे है, नर युग्मक कैसे है, अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, और युग्मनज जो होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर किसका निर्माण हो जाता है, बीजों का निर्माण हो जाता है। और आपने देखा कि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो निषेचन से पहले क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयित जब हो जाते हैं तो यहाँ पे 2 द्वितीय केंद्रक का निर्माण हो जाता है, यानी कि द्वितीय केंद्रक कैसे हो जाते हैं, द्विगुणित होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक, प्रत्येक ध्रुवीय केंद्रक अगुणित होता है, दोनों कैसे होते हैं, ऐसे द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित केंद्रक दूसरे नर युग्मक से संयोग करता है जिसके फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश कैसे होता है, त्रिगुणित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन की क्रिया कहते हैं। यही भ्रूण कोश क्या करता है, युग्मनज से जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब आप देखिए यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं,
देखिए ये मैंने आपको एक आरेख चित्र बना दिया, जहां पे मैंने 2n लिखा है। देखिए ये देखिए 2n यहां से चल रहा है और ये यहां तक क्या आ रहा है, ये 2n है, ठीक है। ये यहां तक जो मैंने आपको बनाया है ये क्या है, द्विगुणित अवस्था में, यानी कि बीजाणुद्विध अवस्था है। यानी कि देखिए ये बीजाणुद्विध अवस्था यूं चली, इधर भी चली, तो ये बीजाणुद्विध अवस्था गई। बीजाणुद्विध अवस्था के बाद कौन सी आ गई, युग्मकोद्भिद अवस्था गई। युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद आप देखिए वापिस अगुणित आ गए, जहां पे n, तो वो क्या हो गया, अगुणित अवस्था है, और अगुणित अवस्था आ गई तो वो युग्मकोद्भिद अवस्था। और अंडकोशिका और नरयुग्मक जब संलयित हो जाते हैं तो वापिस कौन सी आ गई है, द्विगुणित अवस्था आ गई है। यानी कि देखिए ये बीजाणुद्विध प्रवस्था, बीजाणुद्विध प्रवस्था के बाद कौन सी आ रही है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था। और युग्मकोद्भिद प्रवस्था के बाद वापस कौन सी आती है, बीजाणुद्विध प्रवस्था आ रही है, ठीक है। बीजाणुद्विध प्रवस्था के बाद फिर युग्मकोद्भिद अवस्था आएगी, फिर बीजाणुद्विध अवस्था आएगी, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था आएगी। इस तरीके से प्रवस्थाएं क्या होती हैं, निरंतर रूप से क्या है, चलती रहती है। और आपको यही परिभाषा बोली थी मैंने, आवर्त बीजी पादपों में बीजाणुद्विध अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था कैसे आती है, एकांतर क्रम में आती है, एक के बाद एक अवस्था आती है। उसे क्या कहा जाता है, पीडी एकांतरण कहा जाता है, ठीक है। पीडी एकांतरण की परिभाषा क्या हुई कि आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में बीजाणुद्विध अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था एकांतर क्रम में आती है, उसे बीजाणुद्विध अवस्था कहते हैं। मैंने आपको बताया बीजाणुद्विध अवस्था का जो विकास होता है वो किससे होता है, युग्मन से होता है। ये प्रावस्था कैसी होती है, दीर्घकालिक होती है, स्वपोषी होती है, आकर्षक होती है, द्विगुणित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था अल्पकालिक होती है, ठीक है, अल्पकालिक होती है। और पोषण के लिए बीजाणुद्विध प्रवस्था पर क्या होती है, निर्भर होती है। ये कैरेक्टर्स हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया है, बाकी हमने आपको यहाँ पे रिकॉल भी आपको करा दिया है, ठीक है। इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, या आपके पास हमारे मोबाइल नंबर है, उन मोबाइल नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब तक हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में हो तो आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए पीडीएफ फाइल के नोट्स आपको, पीडीएफ हमारी जो पीडीएफ फाइल है उस पर आपको नोट्स डाल दिए गए हैं, और वहां से आप नोट्स निरंतर रूप से आप अपनी कॉपी में लिखते रहना और इनको बार बार दोहरान करते रहना, जिससे आपकी क्या है कि फंडामेंटल जो हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार आपके दिमाग में किया वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे इस पाठ में से कई इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि निषेचन की क्रिया के विभिन्न पदों पर पूछा जा सकता है, या बीजों का परिवर्धन कैसे होता है, या द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। कई बार आपसे द्विनिषेचन और त्रिसंलयन सवाल, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्या है, पूछे जा चुके हैं। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को कई बार पूछा गया है, या द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। बाकी आपसे परागण की कई प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, परागण की जो विधियां हैं उन पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, या स्वपरागण या परपरागण के लिए कौन सी युक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। अनुनिमिलता क्या है, विषमवर्तिकात्व क्या है, ठीक है, अवरुद्ध परागणता क्या है। ये विभिन्न प्रकार के सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों में एरिल क्या है, करेंकल क्या है, ऑपरेकुलम क्या है, इस तरीके के सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यू विल प्रिपेयर वेल दिस चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।